कोई फैसला नहीं कर सकता, फैसला तमाम कमेटी करेगी। ये जमहूरियत की खूबसूरती है। वो ज़ाती तौर पे समझते हैं कि ये इम्यूनिटी वज़ीर आज़म के लिए नहीं होनी चाहिए, ये उनका एक मुस्तहसन कदम है। हर सियासी जमात का जमहूरी हक है, लेकिन पार्लियामान के प्लेटफॉर्म पे मेरे ख्याल में जिसने मुखालफत भी करनी है वोट के ज़रिए करनी चाहिए, सियासत के ज़रिए नहीं करनी। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार। सेनेट और नेशनल असेंबली की जो जॉइंट कमेटी है ऑन लॉ एंड जस्टिस, उसने एक बार फिर 27वीं आईनी तरमीम पर जो है वो डिलिब्रेशंस का आगाज़ आज सुबह जो है वो कर दिया था। अब इस वक्त पूरे दिन की जो डिलिब्रेशंस हैं उसके बाद इस वक्त जो ज़राए से खबर आ रही है वो ये है कि ज़्यादातर जो शिके हैं उन पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है 27वीं तरमीम के हवाले से, बट 2 पॉइंट्स जो है वो द रिमेन एज स्टिकिंग पॉइंट्स, उन पे जो है वो अभी डिलिब्रेशंस जारी हैं, जिसमें एक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिमांड है कि जो सदर का ओहदा है उससे जो है वो ताहयात जो इस्तिस्ना है वो दी जाए फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, फ्रॉम एनी प्रोसीडिंग्स, उनको जो है वो ताहयात इस्तिस्ना जो है वो दी जाए। प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी जो है दैट शुड नॉट जस्ट बी एक्सटेंडेड कि जो टेन्योर है प्रेसिडेंट का, बल्कि ताहयात जो है वो दी जाए। साथ ही साथ आपको पता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो हुकूमत की जो है वो कोalition पार्टनर भी है, उनकी एक बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है और गलत भी नहीं है कि लोकल बॉडीज़ जो हैं उनकी जो उनका जो वज़न है, उनकी जो अहमियत है उसको बढ़ाया जाए, उनके इख्तियारात जो हैं उनको बढ़ाया जाए, बिकॉज ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो जो रूट है डेमोक्रेसी की, जड़ जो डेमोक्रेसी की है वो ये लोकल बॉडीज़ हैं। लेकिन ये दो वो पॉइंट्स हैं जिस पे कहा जा रहा है कि दीज रिमेन एज स्टिकिंग पॉइंट्स, अभी तक इन पे जो है वो इत्तफाक़ राय नहीं हुआ। क्या आने वाले घंटों में कोई चीज़ खबरें आती हैं सामने या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस प्रोग्राम अगर कोई खबरें इस तरह की आती हैं तो विल कीप यू अपडेटेड। लेकिन साथ ही साथ आपको बताएं कि एक तरफ ये डिलिब्रेशंस हो रही थी और दूसरी तरफ तहरीक आईन पाकिस्तान, जिसको जो है वो महमूद खान अचकज़ई जो है वो लीड कर रहे हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि आज रात 8:30 बजे के बाद से वो प्रोटेस्ट मोड में जो है वो जा रहे हैं। और उनका जो स्लोगन है, उन्होंने कहा है कि जी ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते। उन्होंने कहा कि ये जो आईनी तरमीम है हम इसको होने नहीं देंगे। तो देखना ये है कि क्या जो ये जो प्रोटेस्ट हैं, जो ये इस वक्त जो तरमीम के ख़िलाफ़ जो एक रद्द अमल आ रहा है अपोजिशन जमातों से, क्या इसका कोई अफेक्ट आता है, क्या ये कोई इफेक्ट क्रिएट करने में कामयाब होते हैं। बिकॉज इसी तरह की चीज़ें जो है 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे भी जो है वो कही गई थी कि हम जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, इसके ख़िलाफ़ हम जो है वो जाएंगे, लेकिन वो तरमीम पास हो गई। तो इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या होने जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये पता है कि इस हफ्ते में बड़ी जो है वो उम्मीदें लगी हुई थी, अगर इसको कॉशियस ऑप्टिमिज़म कहा जाए तो गलत ना होगा, जो डिलिब्रेशंस होनी थी, जो डायलॉग प्रोसेस होना था तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो थर्ड राउंड होना था, उस पर जो है वो एक कॉशियस ऑप्टिमिज़म जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो जुड़ी हुई थी। उससे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएं, लेकिन वो मुज़ाकरात जो थर्ड राउंड है वो बेनतीजा जो हैं वो ख़त्म हो गए। अब इसके बाद व्हाट डज़ दिस मीन, क्या इसका मतलब ये है कि वो जो सीज़ फायर जिसमें सालिसों का एक बहुत कलीदी किरदार था, क्या वो सीज़ फायर जो है वो अब ख़त्म तसव्वुर की जाएगी। गो के अगर देखा जाए तो ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस अक्टूबर का पूरा महीना आप देख लें, नवंबर अक्टूबर पूरे महीने में आपको कहीं भी डिस्पाइट दिस सीज़ फायर आपको ये नहीं नज़र आया होगा कि हमारी रद्दें हैं या हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की जो इवेंट्स हैं वो उनमें कोई कमी जो है वो आई हो। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन मुस्तकिल पाकिस्तान के लिए, मुसलसल पाकिस्तान के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रही है, वहाँ से कोई खैर की खबर आ नहीं रही। एक तरफ जो है ये सीज़ फायर का जो है वो ऐलान हुआ था, लेकिन साथ ही साथ ये दरअंदाजी जो है ये मुसलसल जो है वो जारी सारी थी, जिस पर जो है वो हमने हमारे बहुत सारे जो फ़ौजी जवान
अफ़गान हैं, उन्होंने जाम शहादत जो है वो नोश की। ऑब्वियसली दूसरी साइड का भी एक भारी नुकसान हुआ, लेकिन जो ये मेरा ख्याल है अमल पैरा है इस वक्त अफ़गान हुकूमत भी, जो हिंदुस्तान का जो एक प्ले बुक है कि बगल में छुरी और मुंह पर राम राम, तो लेट्स सी कि ये कहाँ जाके चीज़ें जो हैं वो रुकती हैं। इस पर डिस्कशन करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हाफिज़ एहसान खोखर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही साथ लंदन से अजहर जावेद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि लाइक आई सेड इन द इंट्रो कि 2 पॉइंट्स हैं इस तरह के जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जिन पे अभी डिलिब्रेशंस हो रही हैं। उस पर खैर आगे जाके बात भी करेंगे, बिकॉज जो प्रेसिडेंशियल इस्तिस्ना का मामला है वो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग हैं समेत मेरे जिनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। बट हैविंग सेड दैट, डिलिब्रेशंस एक तरफ जारी हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ rather than becoming part of these deliberations या इस प्रोसेस का हिस्सा बनते, वो महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही में एक प्रोटेस्ट मार्च जो है, ये प्रोटेस्ट जो है वो उसकी तरफ जो है वो गामजन होने जा रहे हैं। सवाल ये है कि माजी में भी अगर तहरीक इंसाफ को कहीं से या अपोजिशन को कहीं से रिलीफ मिली है तो वो कोर्ट से मिली है। माजी में भी ये एक टेस्टेड जो है, ये एक फॉर्मूला नज़र आया है कि जी ये जो एहतजाज हैं, जो ये प्रोटेस्ट है, इससे कुछ नहीं निकला। तो अब ये एहतजाज कहाँ तक जो है वो रोक पाएंगे 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता, और कहाँ तक जो है वो जो ये सोचा जा रहा है कि शायद हम रिलीफ अपने लिए हासिल कर सकें, कहाँ तक उस राह में जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव जो है वो साबित होंगे? देखें डॉक्टर मारिया, अभी तक जितनी भी तहरीकें इन्होंने चलाई हैं, 26 नवंबर की हो या उससे पहले की हो, बाद में हो, what result they've got? Miseries for their workers. उसके बाद cases, different cases, problems, loss of property, loss of wastage of money, सर जेलों में चले गए, उनके मोरल डाउन कर दिए. What have they gained? The best ideal thing should have been कि जिससे अभी 27th Amendment की बात हो रही है, you become opposition and come and discuss. Give your point of view. Don't fight. Give logical point of view. उसके बाद आप देखें कि आपको अकोमोडेट होते हैं नहीं होते हैं, कहाँ पर आपको लॉजिक पॉइंट ठीक है। आप अगर हर पॉइंट को कि हमने तो ये जितनी भी शिकें हैं इनको एक भी चेंज नहीं करनी, देन इट इज फ्यूटाइल एफर्ट। अगर आप कहते हैं इससे ठीक है ये 2, 3, 8, 10, 20, 25 वेरी डूएबल, हम इनको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ पे हमें इतराज है उनको आप चेंज करें, देन फाइन इसी बहाने आप गवर्नमेंट ऑपोजिशन बैठ के इंटरेक्ट करेंगे तो एक तो आपकी कंडूसिव बेस्ट एनवायरनमेंट्स हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड सम सॉल्यूशन। उसके बाद अगर आपको बिल्कुल अकोमोडेट नहीं किया जाता, देन यू हैव ऑल द राइट, जमहूरी हक है कि आप पुरअमन एहतजाज करें, और उसमें आपके से लोग आते हैं, जो भी आते हैं, आपने मार्च करनी है, कोई डेजिग्नेटेड जगह पे चले जाएं, बट डोंट गो टू द प्लेस जो सेंसिटिव एरिया है, देन इट इज पॉसिबल। लेकिन अगर आप ये सहें और आपके केपीके के जो सीएम है वो कहेंगे कि अब तो हमें एहतजाज ही करना है, हमने ये करना है, हम वो कर देंगे, तो इससे मसाइल हल नहीं होंगे। आपको गवर्नमेंट कैन गिव यू रिलीफ, नंबर 2 कोर्ट कैन गिव यू रिलीफ। गवर्नमेंट के पास है बैठें, मुज़ाकरात करें, गिव एंड टेक करें, और उसके बाद आप कोर्ट से चले जाएं, कोर्ट में जाके अपने मसाइल को हल करें। बट कमिंग ऑन द स्ट्रीट इज नॉट एन आंसर एट दिस टाइम। अपने आप को कंसोलिडेट करें, अपने जितने बिखरे हुए आपके लोग हैं उनको इकट्ठा करें, बैठ के अमल बनाएं, बट पॉजिटिव अमल बनाएं, सोच समझ के अमल बनाएं। एक यही नहीं है कि आपने सिर्फ फौज के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ आपने बात करनी है, आप कहीं लॉजिक तो लेकर आए। हर बात में इंकार करेंगे, हर बात में आप, और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट हैज टू टेक वन स्टेप फॉरवर्ड आल्सो। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जहां वो दे सकते हैं, कुछ गिव कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप सीएम केपी को मिलवा देते हैं बानी पाए का ये पीरियड, व्हाट इज वांट, इट्स नॉट अ बिग डील, करने दे, क्या हो जाएगा? इट्स नॉट, कम से कम एक बहाना खत्म हो जाएगा उनके पास कि हमें नहीं मिला, हम तो एहतजाज करेंगे। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि रिस्पांसिबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल, मैं तो इस पर ये भी कहूँगी, कल भी जो है वो गवर्नमेंट के लोग जो हमारे पास थे उनसे मैं यही बात कर रही थी कि ऑब्वियसली हम हमेशा ये बात करते हैं यहाँ पर, मैं हमेशा ये बात करते हैं, ओनस जो है वो ज़्यादा हुकूमत वक्त पे होता है, और अगर ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन वाला मामला था, शायद अगर ये हल हो गया होता तो परहैप्स आई मीन विद पीटीआई देयर इज नेवर नोइंग, वन नेवर नोज कि क्या होगा।
लेकिन परहैप्स शायद एक टेम्परेचर जो है वो कम करने में ये शायद एक किरदार अदा करता, बट उधर से भी जो है वो CBM नहीं आया और PTI तो आपको पता है हर वक्त उसकी तोपों का रुख जो है वो एहतजाज की तरफ ही होता है। हैविंग सेड दैट, मैं ज़रा अज़हर जावेद साहब की तरफ चलती हूँ। अज़हर साहब, आप किस तरह देख रहे हैं? मतलब ये एक मैडनेस की डेफिनेशन तो हो सकती है, कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी मुझे नज़र नहीं आती कि एक एक्सपेरिमेंट उसको बार 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 आप करें और आप एक्सपेक्ट करें कि जी डिफरेंट रिजल्ट निकलेगा। इससे क्या हासिल होगा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, तरीके इंसाफ का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो पार्लियामान से निकल के सड़कों पर एहतजाज की सियासत को समझती है कि उससे उनकी मकबूलियत होगी। मकबूलियत होगी बिल्कुल, उनका जो वोटर है वो निकलता भी होगा, लेकिन उनके हिस्से का वोटर निकलता होगा और उनसे को वो सारा सपोर्ट भी करता होगा। लेकिन एंड ऑफ द डे जब पार्लिमानी जमहूरियत में आप होते हैं तो आपकी असल ताकत का जो मंबा है वो पार्लियामान होती है, और पार्लियामान में आपकी मौजूदगी भी है। आपके अच्छे खासे मेंबर्स हैं और दोनों हाउसेज में हैं, नेशनल असेंबली में भी हैं, सेनेट में भी है। इसी तरह आप देखें कि पहले भी तरीके इंसाफ की सियासत को सबसे बड़ा डेंट जो पड़ा वो इमरान खान साहब की तरफ से असम्बलियाँ तोड़ने और असम्बलियाँ छोड़ने और इस्तीफों की सियासत की वजह से पड़ा। जब असम्बलियों से आप निकल गए तो आपने अपनी ताकत खो दी, पार्लिमानी ताकत खो दी। तो उसके बाद से तब से तरीके इंसाफ एक डाउनफॉल का शिकार है पार्लिमानी सियासत में, और उस पार्लिमानी सियासत में आप सब कुछ गेन करते हैं, आप अपने लोगों के लिए कानून साजी करते हैं। अब इतना अहम मौका है और इस अहम मौके में आप KPK के लोगों को तो चले आपकी वो सपोर्टर है, बाकी पूरी पाकिस्तान में भी आपके सपोर्टर्स हैं। आप उनके लिए कोई बेहतर डील लेके आ सकते थे, निगोशिएट कर सकते थे, हुकूमत के साथ बैठ सकते हैं, और आप जो समझते जो आपके बकौल जमहूरी रवायात के खिलाफ हैं उस पर कम से कम आप एहतजाज करके जब कानून साजी हो रही हो और उस पर हुकूमत के साथ मिलके, आज जैसे अभी उसका कमेटी का इजलास था तो उसमें हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादियों के दरमियान बहुत सारे इश्यूज पे डिबेट हुई कि MQM ने अपनी तजावीज़ दी, ANP अपनी तजावीज़ दे रही है, पीपल्स पार्टी अपनी तजावीज़ दे रही है। ये एक जमहूरियत का हुस्न है कि आप एक डिबेट कर रहे हैं। अब इसी तरह अगर तहरीक इंसाफ भी यहाँ होती, वो डिबेट करती और बताती कि जी हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम इनको समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छी रवायत होती है। और जहाँ तक एहतजाज की सियासत का ताल्लुक है, इससे ना तरीके इंसाफ को कोई फायदा हुआ। उन्होंने 126 दिन का धरना भी देख लिया, वो वजीर आजम को हटाने में कामयाब नहीं हो सके थे। उससे ज्यादा तो कोई एहतजाज नहीं। ग्राउंड रियलिटीज बहुत मुख्तलिफ थी उस वक्त, सिस्टम जो है सपोर्ट कर रहा था तहरीक इंसाफ को, इसके बावजूद वो नहीं हटा सके थे। मतलब इतना बड़ा आपने एहतजाज किया पाकिस्तान की तारीख में, मेरे 126 दिन से बड़ा धरना कोई नहीं है। तब भी आपको ये समझ लेना चाहिए कि एहतजाज से हुकूमत नहीं जाती, एहतजाज से हुकूमतें नहीं हिला करती। तो अब भी इनके पास वक्त है। KPK के वज़ीर आला के हवाले से देखें, वो मिलवाने में कोई हर्ज नहीं, मैं खुद भी इस चीज़ का हामी हूँ कि उनको मिलवा देना चाहिए, लेकिन मिलवा के मैसेज क्या आएगा? जो सोहेल अफरीदी साहब ने एक बयान दिया जो मसाजिद के हवाले से, वो उनके जहन की अक्कासी करता है, वो उनकी जहन साजी की अक्कासी करता है कि वो सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर मामलात को चाहते हैं, वक्ती तौर पर इश्तियाल दिला के अपने हल्का वोट को, अपने जो हल्का ख्वाब है उसको मुतमईन करना चाहते हैं। आज मेरे इतला भी मिली है, उस पर उनके खिलाफ FIR भी इस पे दर्ज हुई है कि झूठा बयान था। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल एक एक स्टेप आना चाहिए और हुकूमत वक्त का ज्यादा बनता है, फर्ज बनता है, और जो चीजें इस तरमीम में या आइंदा सूबे के लिए जरूरी हैं, जहाँ एक अच्छी रवायत ये होगी, अफरीदी साहब कोर कमांडर पेशावर से मिल लिए, अपने मामलात भी डिस्कस किए, ये राब्ते आगे बढ़ने चाहिए। वजीर आजम भी उनको बुलाए, बल्कि उन्होंने बुलाया था, वो खुद नहीं गए। तो मेरा ख्याल है अब ये तरमीम अगले 2-4 दिन में फाइनल हो जाएगी। उसके बाद एक नया आगाज होना चाहिए हुकूमत वक्त की तरफ से भी, KPK की भी तरफ से भी, और बहुत सारी डस्ट सेटल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। मैं खोखर साहब की तरफ चलती हूँ। खोखर साहब, अभी जो बात हो रही है, अब ज़रा आते हैं इस पे, जो इसमें पॉइंट्स हैं जो अंडर डिस्कशन है, जिस पे कहा जा रहा है अभी तक कंसेंसस नहीं आया, उसमें जो प्रेसिडेंट की ताहयात इस्तिस्ना का मामला है। एक तो क्रेडिट देना चाहिए मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि गो के उनकी तरफ से तजवीज़ नहीं गई थी, किसी मेंबर ने, अनुषा रहमान साहिबा ने जो है ये सजेस्ट कर दिया था, बट प्राइम मिनिस्टर सेड कि आई रिस्पेक्ट हर ओपिनियन और आई रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट, लेकिन
क्योंकि ये एक किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शुड ऑलवेज बी आंसरेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पार्टी को कहा है कि फ़ौरन से इसको विड्रॉ कर लें, विड्रॉ हो गया। पर जो पीपल्स पार्टी की ये डिमांड है कि जी ताहयात इस्तिस्ना दी जाए प्रेसिडेंट को, क्या आप किस तरह देख रहे हैं? जमहूरी निज़ाम में क्या इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट हट भी जाए तो उसके पास जो है वो इस्तिस्ना हो कि उसके खिलाफ कोई केसेस नहीं हो सकते? कितनी ये लॉजिकल डिमांड है? डॉक्टर साहब, बात ये है कि दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी जो है वो हेड ऑफ स्टेट को या उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस तरह गवर्नेंस को है, और वो जो कम्युनिटी होती है वो होती है फॉर अ सर्टेन पीरियड, कि जिसके अंदर ये है कि आप अगर किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर इन्वॉल्व हैं और अगर आप हेड ऑफ स्टेट बन जाते हैं या हेड ऑफ स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं तो उस दौरान जो प्रोसीडिंग्स हैं वो रुक जाती हैं और आप उस प्रोसेस के अंदर जितनी देर रहते हैं उसके बाद वो चीज़ें आ जाती हैं। दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जिस तरह फ्रांस है, उसके अंदर उन्होंने एक और भी एक्सक्लूजन डाला हुआ है कि फर्ज किया कि हाई ट्रीजन या इस तरह के जो केसेस हैं वो आप प्रेसिडेंट को उसको आपने परमानेंट इम्यूनिटी जो है वो दी हुई है। तो ये एक जनरल चीज़ें जो है वो चलती हैं, बट मैं ये समझता हूँ कि ये जानबूझ के इस इशू को जो हाईलाइट किया जा रहा है, अभी तक किसी भी पब्लिकली पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा कि जी प्रेसिडेंट को और लाइफ टाइम जो इम्यूनिटी देनी चाहिए। असल इशू जो है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। इशू ये है इस वक्त है पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो फर्स्ट बैच आपके सामने आया है, जो कैबिनेट ने पास किया है, वो बुनियादी तौर पे दो चीज़ें हैं और दो चीज़ें जो हैं वो बैक पे थी। मेरा ख्याल है कि कल जब आपकी सेनेट की कमेटीज के अंदर डिस्कशन आएंगी तो डेफिनेटली वो चीज़ें आएंगी। दो चीज़ें जो आपके सामने आई हैं वो आई है कि पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए, और दूसरा इशू आपके सामने आया है कि आर्टिकल 243 के अंदर जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का एक ओहदा था उसको किस तरह बेहतर एक कोऑर्डिनेटिंग यूनिट से आगे लेके जाके जिस तरह दुनिया ने किया हुआ है उसको किया जाए। अब दोनों की अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इस वक्त दुनिया के 80 ममालिक के ज्यादा जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट, ट्रिब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट या स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो दुनिया ने किया हुआ है, और जिस जगह किया हुआ है 1920 से ये सिस्टम जो है ऑस्ट्रिया से स्टार्ट होता है। उसमें आपका टर्की भी है, आपका जर्मनी भी है, इंडिया ने भी अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म बेंचेस का बनाया हुआ है, या उसके बाद दूसरे भी ममालिक हैं जिस तरह जर्मनी है। इन सारे ममालिक के अंदर जो चल रहा है वो एक सक्सेसफुल मॉडल चल रहा है कि जो आम आदमी के केसेज हैं उनको एक सेपरेट सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा जाए जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है या एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और दूसरी किया जाए। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ये 2024-25 का तो इनिशिएटिव नहीं है। 2007 के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा, और जितनी भी आपको पॉलिटिकल पार्टीज नजर आ रही हैं जो इस वक्त या इस बाइकॉट के अंदर है या आ नहीं रही, उसमें पीटीआई है या जेयूआई है, ये सारी की सारी इन्होंने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को सपोर्ट किया है। आप इनके स्टेटमेंट्स निकाल लें, आप इनके जो है असेंबली के फ्लोर्स पे चीजें देख लें, सब इस चीज पे एग्री थे कि इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बननी चाहिए। अब ये है कि हमने 2024 के अंदर एक बनाया मैकेनिज्म, और पीटीआई और जेयूआई के कहने के ऊपर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ चले गए। जब वहां पे गए आपको एक साल के अंदर प्रॉब्लम आई है कि जब कोई भी अमेंडमेंट आप पॉलिटिकल फैसिलिटेशन के लिए करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको नहीं आते, और वही हुआ कि जजेस ने एक दूसरे को कंटेम्नर कहा, जजेस ने एक दूसरे पे डिमिस्ट्रस्ट किया, लॉयर्स ने कहा मेरा बेंच आपका बेंच वो सुने ना, ये करे ना, तो वो सारी चीजें आपके पास आई। और इसीलिए ये है, और मैं एक आपको और एग्जांपल देता हूँ कि जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है 1920 से लेके आज हम 2025 के अंदर गए, किसी एक मुल्क ने उस कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो है इस तरह के केसेस को एड्रेस करने का फोरम जो है ना उसे रिवर्स किया है ना एबॉलिश किया है। तो मतलब ये है कि ये एक सक्सेसफुल मॉडल है। अब ये है कि इसके अंदर एक आपको पॉलिटिकल नैरेटिव नजर आएगा। अगर आप पूछेंगे कि आप ये बताएं कि आप इसके मुताबिक काउंटर प्रपोजल्स आप दे दे, तो वो काउंटर प्रपोजल पे नहीं जाएंगे, वो फॉर्म 45 पे बात करेंगे, 47 पे बात करेंगे, मोरालिटी पे बात करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपली ये है कि ये एग्री थे इस चीज के अंदर कि ये मैकेनिज्म चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ओवरबर्डन भी थी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन ओवर रीच किया, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना भी है। एक ही है। दूसरा है आर्टिकल 243 जो है, दुनिया के 70 ममालिक से ज्यादा सीडीएस सिस्टम जो है वो मौजूद है। अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था।
भुट्टो साहब ने 1976 के अंदर एक एक्ट के जरिए लेके आए, फिर हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। अब ये है कि 98 के अंदर मेरा ब्रिगेडियर साहब मौजूद होंगे और इन सारे प्रोसेस के अंदर भी रहेंगे। जब कागल का इशू आया था तो उस वक्त दोनों कंट्रीज जो थे, इंडिया और पाकिस्तान, उनकी प्रपोजल्स बनी थी कि हमें अपने सीडीएस बनाने चाहिए ताकि सिनर्जी ऑफ सर्विसेज जो है वो आए, जिस तरह दुनिया ने किया है, बरतानिया, अमेरिका, टर्की, चाइना, हर मुल्क ने किया है कि इन तीनों फोर्सेस को इकट्ठा करके ऑपरेशनली, इंटेलिजेंसली, डिप्लॉयमेंटली इफेक्टिव एक ऑफिस में लेके जाया जाए। इंडिया ने बना लिया, हमने नहीं बनाया। अब अगर उस ऑफिस की स्ट्रेंथनिंग भी की जा रही है। आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। हम थोड़ा सा इस वक्त ये सेगमेंट जो है ये क्लोज करेंगे vis-a-vis जो 27th अमेंडमेंट है, और जो एक दूसरा हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो अफगानिस्तान का जो मामला है, जो पाक अफगान डायलॉग प्रोसेस था, उस हवाले से जो बेनतीजा ये डायलॉग प्रोसेस रहा, उस पर जो है अपने मूव करना है। मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, पहले बड़ी लाइक इन माई इंट्रो आई ऑल्सो सेड कि कॉशियस ऑप्टिमिज्म जो है वो हमारी तरफ से जो है वो एक्सरसाइज की जा रही थी कि और हम मतलब एक तरह से वी कुड सी इट एज द राइटिंग ऑन द वॉल, क्योंकि जिस तरह वो खेल रहे हैं इस वक्त अफगानिस्तान इंडिया के हाथों में, जिस तरह वो खेल रहे हैं, तो वो खैर की उम्मीद तो थी नहीं। लेकिन अब जब ये ख़त्म हो गया है और बेनतीजा ख़त्म हुआ है, डज दिस मीन कि वो जो सीज़ फायर थी वो भी अब ख़त्म है और उसकी भी कोई जो है वो हैसियत नहीं है जो सालिसों के इंटरवेंशन से हुई थी? गो के जितनी देर भी ये सीज़ फायर रही है, सो कॉल्ड सीज़ फायर, दरअंदाजी दूसरी साइड से होती रही है। कोई ये नहीं था कि हमें कोई खैर की खबर आ रही थी वहाँ से। एक तो ये कि अभी भी अगर सीज फायर कायम रहती है जिस तरह दोनों तरफ से चल रही है, तो पाकिस्तान इज नॉट वेरी कीन का खुदा ना खासा खत्म किया जाए। वी वेरी हैप्पी, लेकिन उस पर कंडीशन एक ही है जो पाकिस्तान ने रखी हुई है, जो तीनों मुज़ाकरात में एक ही बात की और बड़े फॉर्मली तरीके से पाकिस्तान ने बात की, वो यही थी कि अफगानिस्तान की तरफ से कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए। कोई तश्कीलें, कोई खारजी, कोई फितरत हिंदुस्तान, जो फितरत खारिज, ये क्रॉस नहीं करनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। अगर ये नहीं होती है तो वेरी हैप्पी। और फिर ब्लैक स्टाइल जो आपने फायरिंग की इंडिया के कहने पर, जब मुत्तकी था वहाँ पर थे, आपने फायरिंग कर दी, पाकिस्तान ने 22 पोस्टों पर कब्जा कर लिया, टैंकों की पोजीशन तबाह कर दी, आपके कमांडर्स को भी मार दिया। फिर हमने एयर स्ट्राइक की गुलबहादुर के एरिया में जाके हमने 60-70 फौजी मार दिए। तो वो तो अभी हमने सब रोका हुआ है। वी वांटेड टू गिव पीस अ चांस हर वक्त पे, इसलिए हमें अफगान अवाम की मेजरिस का पता जिसके थ्रू वो गुजर चुके हैं, और अफगान तालिबान रजीम को इसका बिल्कुल ख्याल नहीं, बिकॉज दे आर इलेजिटिमेट। ना पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना एथिक बैलेंस गवर्नमेंट है, ना उनको कोई, उन्होंने 40, आप ये बताइए 4 साल में किसी दुनिया के मुल्क ने इनसे सफारती ताल्लुकात कायम किए? इवन इंडिया ने नहीं किया, बाकी छोड़ दें। दैट मीन दे आर आउट ऑफ कॉमोडिव नेशंस। तो इसलिए अब अफगान अवाम की भी जिम्मेदारी है इसके अंदर कि वो सोचें कि क्या हमें खुद डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट के रजीम चेंज करें और आप अपनी मर्जी की हुकूमत है, यू हैव द राइट। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर बता दिया, अपने मीडिएटर्स को भी कन्विंस किया, लॉजिक से, कंपोज तरीके से, फैक्ट एंड फिगर से, एंड दे गॉट कन्विंस कि पाकिस्तान इज राइट, और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हमने बता दिया। नंबर 2, हमने ये भी बता दिया कि हमने नेगोशिएट जितनी भी की है वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से की है और मॉरल ग्राउंड के ऊपर की है, वो भी हमने किया। ये भी उनको पता चल गया, एवरीबॉडी द वर्ल्ड को पता चल गया कि पाकिस्तान इज ऑन द राइट ट्रैक, और पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश कर ली। अब इन पर डिपेंड करता है, ये अगर इसको वायलेट करेंगे तो पाकिस्तान स्टांस इज वेरी क्लियर। न्यू नॉर्मल जो हमने बात की है, हार्ड स्टेट, स्विफ्ट, अग्रेसिव, डिसाइसिव एक्शन, नो कॉम्प्रोमाइज। चाहे एयर स्ट्राइक हो, हम सर्जिकल हो या ड्रोन हो, वट एवर मीन्स वी हैव, चाहे उनके ट्रेनिंग कैंप पे जाए, एडम कैंप पे जाए, कमांडर्स को मारे, वट एवर वी विल डू। अगर सीज फायर, वी आर वेरी हैप्पी, विल नॉट डू एनीथिंग। साथ ही साथ आई फील कि इमीडिएटली, मेरे ख्याल में ईरान ने इनिशिएटिव लिया, विच पाकिस्तान शुड वेलकम। ईरान, चाइना, पाकिस्तान को मिला के अगेन, चाहे लड़ाई हो, स्टार्ट हो जाए, वट एवर इट इज, अफगानिस्तान को फिर भी समझाने की बात है। चाइना, अफगानिस्तान दोनों आर स्टेक होल्डर, ईरान का इन्फ्लुएंस भी है, दे कैन आल्सो पुट देम राइट कि ये खुदा के लिए, अपने अवाम की भलाई के लिए करें। जी मैंने कहा ऑल्सो रशिया, बिकॉज जैसे मॉस्को में जो रशिया भी आते, पहले भी बात हुई है अभी कुछ अर्सा पहले, तो ये ममालिक को, ये रीजन को अफेक्ट करता है। इससे आप ये देखें कि अफगानिस्तान ट्रबलसम मीन्स ना हमारी कनेक्टिविटी होगी सेंट्रल एशिया की गुलिस्तान से, ना फिर हमारा सीपैक बनेगा,
ना गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज होगा, ना काशगर से इनके जो लैंड रूट है वो इस्तेमाल कर सकेंगे 9 दिन के अंदर, जबकि वो समुद्र रूट से डिफरेंट वहाँ पर उनको प्रॉब्लम जो हॉस्टिलिटीज हैं 90 डेज लगते हैं। तो चाइना को भी चाहिए कि वहाँ जो माइन मिलर निकाल रहे हैं अफगानिस्तान से, दे हैव इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, आप उनको समझाएं, मेक देम अंडरस्टैंड। क्या चाइनीज में एक भी चाइनीज अफगानिस्तान में मरा है? एक भी आप मुझे बता दीजिए। द डे ये आते हैं बलूचिस्तान में तो इनको मारना शुरू कर देते हैं। इट्स वेरी क्लियर डिजाइन, आपको पता चलता है किसी पे नहीं बनने देना, राइट। बिकॉज पाकिस्तान इकोनॉमी तरक्की नहीं करेगी। अजहर जावेद साहब, जो ये बात अभी ब्रिगेडियर साहब कर रहे हैं कि चाइना कैन एक्सरसाइज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान पे, और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अगर बात की जाए कि जो इन्वेस्टमेंट है वो भी चाइना की ही आ रही है, जिसको शायद कर्टेल करने के लिए या उसको जो है वो काउंटर करने के लिए भारत जो है वो अपनी पींगे भी बढ़ा रहा है अफ़गानिस्तान के साथ, और वहाँ पे जो है मज़ीद जो है वो इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही है। बट हैविंग सेड दैट, आपको क्या लगता है कि किस हद तक जो है वो इसमें जो है वो हम कामयाब हो सकते हैं, और क्या वजह है कि जो ये दीगर ममालिक हैं जिसमें ईरान है, चाइना है, रशिया है, ये अपना एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे? इस वक्त भी आए दिन हमारे बॉर्डर्स पे जो है वो दरअंदाजी हो रही है, अफगान सॉइल हमारे खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो रही है। जब हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो कंबाइंड हैं, चाइना के और हमारे अगर बात की जाए, तो क्या वजह है कि चाइना वो अपना इन्फ्लुएंस उस तरह एग्जर्ट नहीं कर रहा? देखिए डॉक्टर साहब, एक बात बिल्कुल वाज़ेह कि इस वक्त अफगानिस्तान पर कोई नुमाइंदा हुकूमत कायम नहीं है। ये अफगान तालिबान रजीम है जो चंद मुफाद परस्त और मौका परस्त जो तालिबान जंगजू थे, उन्होंने जिस तरह कब्जा किया उसके बाद से वो अफगानिस्तान का निज़ाम हुकूमत चला रहे हैं। और इस जो अफगान तालिबान रजीम है, इनका सबसे बड़ा इस वक्त जो मतमा नज़र है या उनका लालच है वो पैसा है। और इस वक्त भारत जो है उसके हाथों वो प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको मिल गई कि अफगान वजीर दिफा जिस तरह वो भारत गए, भारत ने जिस तरह उनको ओन किया, जिस तरह अफगानिस्तान ने भारत को ओन किया, और फिर उन्हीं दिनों में पाकिस्तान पर हमला करके अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के जवानों को शहीद किया। तो ये एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि भारत के हाथों इस वक्त अफगानिस्तान इस्तेमाल हो रहा है। और इस सारी सूरत हाल में अब जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अगर अफगानिस्तान पे था तो मेरे ख्याल कतर का था, कि कतर ने जिस तरह उनके सालसी की और उनके सारे मुज़ाकरात कायम हुए, अमेरिका निकला वहां से, कतर ने अपनी भरपूर कोशिश की है, टर्किया पाकिस्तान के उन्होंने बड़ी कोशिश की है। तो इस सारी सूरत हाल में अब चाइना, ईरान और रशिया, उनका किरदार जो है इस वक्त सानवी हैसियत हो जाता है कि जब वो उन दो लोगों की नहीं मान रहे या उस होस्ट मुल्क की नहीं मान रहे, कतर की, कि जो सबसे ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया। तो इस वक्त बड़ी वाज़ेह सूरत हाल है कि अफगानिस्तान भारत का प्ले ग्राउंड बन चुका है, वो वहां से पाकिस्तान को के ऊपर हमले करवा रहा है। और इस सूरत हाल में जब एक मुज़ाकरा नाकाम हो चुके हैं और अफगानिस्तान इस बात की गारंटी देने किसे पीछे हट गया कि उनकी ये सरजमीन पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होगी, तो इस वक्त हल नजर आ रहा है वो पाकिस्तान की सरहदें महफूज करने के लिए जो हमारी पाक फौज है उनके पास जो बेस्ट अवेलेबल सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करने होंगे। हमारी जो फोर्सेज हैं अगर वो भारत के खिलाफ जो 5 गुना बड़ा दुश्मन है, अददी एतबार से भी, असलहे के एतबार से भी, उसे हमारी पाक फौज हरा सकती है। तो इन अफगानिस्तान में जो ये स्कैटर्ड दहशतगर्द बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ पॉकेट्स में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फौज के लिए इनसे निपटना मुश्किल नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट शो किया है। वो अब तक मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। और मेरा ख्याल है ये जो भी ताज़ा तरीन मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, उसके बाद इन दहशतगर्दों को जो भी पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की कोशिश करे तो पाकिस्तान को उनके साथ सख्त हाथों से निपटना होगा। हमें एक तो हमारा अगर शहीद होता है तो वो अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है और हमें उसका भरपूर बदला भी लेना चाहिए। और अपनी आम आदमी, आम हमारे जो शहर है, हमारे जो लोग हैं, उनको महफूज करने के लिए इन जो ख्वारजीन है इनके खिलाफ ऑपरेशन और उनको खत्म करना अब रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। जी अच्छा ब्रिगेड साहब, इसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम तो ऑब्वियसली रिस्ट्रेंट का मुजाहरा जो है वो कर रहे हैं, और यहाँ पे भी जो मुज़ाकरात थे उसमें भी ये बताया गया
کہ جو افغان ڈیلیگیشن ہے ان کو بڑی کیٹیگوریکل قسم کی جو ہے ڈائریکشنز تھیں ملا ہیبت اللہ کی کہ جی آپ نے کوئی ایسی چیز کمٹ نہیں کرنی ان رائٹنگ جو آپ نہیں دے سکتے. دیر بائی میننگ کہ ہم اگر یہ کہیں کہ جی ہم ان کے خلاف آپریشن کریں گے جو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں یا افغان سوائل جس طرح استعمال ہو رہی ہے تو آپ نے وہ کوئی ان رائٹنگ نہیں دینی. سو دین ڈز دس مین کہ ان کا واقعی ان لوگوں پہ کنٹرول نہیں ہے, یا اگین جو بات ہم بار بار کرتے آ رہے ہیں کہ وہ ایز لیوریج استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو پاکستان کے خلاف ٹو گیٹ اے لاٹ آف تھنگس فرام اس, جس میں بہت ساری چیزیں ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں, جس میں ویزا والا ایشو ہے, جس میں ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, جس میں یہاں پہ پراپرٹیز کا معاملہ ہے, دیر لاٹ آف تھنگس. کیا باقی ان پہ کنٹرول نہیں ہے؟ دیکھیں ماریہ, ایک بات ہے کہ بالکل ان کا کنٹرول ہے, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں صدرن سائڈ پہ سارا کچھ پاکستان کے پشتونز ہیں اور پشتون یہ افغان رجیم بھی ہے. سیکنڈ یہ کہ اس ایریے میں سارا وہ, اگر میں بات کروں ناردرن کمانڈ تو ان کا کنٹرول نہیں ہے, پھر تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تاجک ازبیک ہزارہ ان کے کنٹرول میں ہے, پھر تو ٹھیک ہے. دیر آر پشتونز, اس کا بالکل کنٹرول ہے. آئیڈیالوجی ایک ہے, یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے, ایک دوسرے کے لیے یہ تیار کھڑے ہیں, انہوں نے ان کی مدد کی, اب یہ ان کی مدد کر رہے ہیں. دیٹس اے پرپز. ورنہ یہ کرنا چاہیں بالکل روک سکتے ہیں اور ان کو روکنا چاہیے, یہ ان کی پرائم رسپانسبلٹی ہے. کسی ملک سے ٹیررسٹ نہیں آ سکتے. انڈیا نے آپ یہ دیکھیں فال فلیگس آپریشن کیا, اسٹیج ڈرامہ کیا, پاکستانی بیچارے پہلے سے پکڑ کے رکھے ہوئے, ان کو مار کے کہا یہ پاکستانی نے یہ سب, ہم نے کہا انویسٹیگیشن کرو, انکوائری کرو, کوئی نہیں کی. ایک اتنے بڑے ملک نے, نیوکلیر ملک نے, ایک اپنے ہمسائے نیوکلیر ملک کے اوپر اٹیک کر دیا فال فلیگ کے اوپر. امیجن کریں ہم کتنا رسپانسبل بہیو کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ ہم پیس چاہتے ہیں, ہم ویسٹ پہ نہیں چاہتے. ہمارے سے اس میں تعلقات دینی بھی ہیں, کلچرل بھی ہیں, ہر قسم کے ہمارے سے تعلقات ہیں. بٹ دے آر بیسیکلی تھینکلیس افغان طالبان. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ وی ہیو ڈن فار دیم. بات کرتے ہیں مثال رشیا کی دے دی, رشیا کو پاکستان امریکہ نے آپ کو کیا کم مدد کی, بھول گئے آپ اس کو, اس کے بغیر کیا پاسبل تھا. سیکنڈ یہ بات ہے کہ اس کے بعد یہ روکنا چاہیے, روک سکتے ہیں, نہیں روکتے. اس کا مطلب پاکستان ہیز ٹو ویری اسٹرانگ ناؤ. ہم نے بہت کر لیا, ابھی بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر چائنا, ایران, رشیا کہیں سے بھی کوئی بات ہو, اگر اٹیک کوئی کریں گے وی ول گو فار اٹ, وی ول گو فار ٹارگیٹ. بریگیڈیئر صاحب جہاں تک بات ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ بہت کر دیا, شاید بہت زیادہ کر دیا, نو نیمز ہیئر, بٹ ابھی حالیہ دنوں میں سم تھنگ کیم ٹو مائی نوٹس وچ آئی تھنک ویوز کو بھی پتہ ہونا چاہیے. ایک بڑا پاپولر جو ہے وہ ریسٹورینٹ ہے ہمارے کیپٹل میں اسلام آباد میں, جو کہ افغانی ہی چلا رہے ہیں. تو وہاں پہ اگر آپ جائیں اور ان سے کہیں کہ جی ہم کارڈ جو ہے وہ کارڈ پہ پیمنٹ کرنا چاہیں گے, تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی کارڈ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور پوچھیں جی کارڈ کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو وہ کہتے ہیں پاکستان کی حکومت کو ہم ٹیکس دیں. مطلب یہ ہمارے they're sitting in our capital, they have the audacity to say this, yet we're exercising restraint, which I'm not saying کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, but یہاں پہ جو ایک آپ سمجھے کہ ان کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہے, احسان فراموشی کا, تو یہ جو ہے وہ عالم ہے. خیر ریمینس ٹو بی سین. یہ ضرور ہے کہ جہاں جہاں ہمارے جو ہیں وہ اگر ہمیں جیسے سے پھر یہی ہوگا اگر سیز فائر یا آگے مذاکرات نہیں ہو رہے, تو جیسے پہلے کر رہے تھے کہ جہاں جہاں یہ اگر باز نہیں آئیں گے تو جہاں جہاں ہمیں پتہ ہوگا ٹارگٹس ہیں وہاں they'll be taken out and rightfully so, whether they like it or whether they don't. Having said that, ایک ہم جو تیسرا سیگمنٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. میرے صاحب میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ کنٹینیو. ہمارے ساتھ اس وقت کلائمیٹ پالیسی ایڈوکیٹ ڈاکٹر زینب صاحبہ جو ہیں وہ موجود ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ول ٹاک اباؤٹ جو کل سے برازیل میں جو COP30 کانفرنس, کلائمیٹ کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہونے جا رہی ہے, جس میں ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن بینگ لیڈ بائی CM پنجاب جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے جا رہا ہے, جس میں CM پنجاب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے, ان کی جو اس وقت جو ان کے آفس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو اپنے جو انہوں نے اقدامات لیے ہیں گرین انرجی کے حوالے سے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, جس میں ای موبلٹی ہے, جس میں جو وائلڈ لائف ریفارمز ہیں, جس میں جو الیکٹرک وہیکلز جو انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں, ان سب کو جو ہے وہ شوکیس کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ سائیڈ لائنس پہ ان کی میٹنگز بھی ہیں, جس میں آف کورس جو ہائی لائٹ ہوگا جو فلڈ سے ریلیٹڈ یہاں پہ پاکستان میں جو ہے جو تباہ کاری ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو اویئرنیس ہے وہ بھی کریٹ کی جائے گی, اینڈ اس کو کس طرح میٹیگیٹ کرنا ہے یہ بھی بات کی جائے گی. سو ڈاکٹر صاحبہ
ये कॉन्फ्रेंस तो मुनक्किद होने जा रही है, बट जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, इसको ये कहा जाता है जी क्लाइमेट फेयर बन गया है। हाउ होपफुल आर यू कि इससे जो है वो हम अपने मकासद जो हैं वो अचीव कर लेंगे, जिसमें यह है कि दुनिया को ये बावर कराना है कि गो के हमारा जो फुटप्रिंट है, जो इसमें हमारी जो हमारा इस पे इन्फ्लुएंस है, सारे जो तबाहकारी है उसमें 0.9% है, बट हम जिस तरह जो बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं उसमें दुनिया को हमारी जो है वो मावनत करनी चाहिए। उसमें हम किस हद तक आपको लगता है विल बी सक्सेसफुल? ये देखिए, ये जैसे 30वीं कॉप हो रही है तो बिल्कुल ये एक सॉर्ट ऑफ फेयर ही बन गया है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कन्वीनिंग होती है ये क्लाइमेट की, जिसपे दुनिया भर से सदूर और प्राइम मिनिस्टर्स जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस साल ये इसलिए अहमियत रखती है कि हम सब नेशनल लेवल का केस वहाँ उजागर कर रहे होंगे, जिसमें हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद गई हैं और वहाँ पे आपने देखा कि पंजाब सूबा सबसे ज्यादा अफेक्टेड था फ्लड से। तो सब नेशनल लेवल पे किस तरह से इम्पैक्ट होते हैं, किस तरह से आप उस इम्पैक्ट को उजागर करते हो कॉप पे, ये बहुत अहमियत रखता है। और इसके साथ साथ जो पंजाब में जो अहम जो मंसूबे बनाए गए हैं क्लाइमेट को एक्शन करने के लिए, जिसमें सुथरा पंजाब है, इसके अलावा ई मोबिलिटी है जो अभी आप बात कर रही थी, तो ये सारे मंसूबे उजागर करके हम दुनिया को ये बता रहे होंगे कि पाकिस्तान अपने लिमिटेड वसाइल में रहते हुए जो मैक्सिमम कर सकता है वो कर रहा है। उसके बावजूद हम ऐसे क्लाइमेट के खतरे से निपट रहे हैं जो हमने क्रिएट नहीं किया। तो अब हमारे जो वसाइल हैं वो इतने हैं, इसके ऊपर दुनिया की जिम्मेदारी बनती है, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने किया हुआ है या प्लेज किया हुआ है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे। तो सीएम पंजाब का वहाँ होना ही बहुत बड़ी बात है कि एक डेवलपिंग कंट्री से अब नेशनल लेवल पे अपना केस वहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा होगा। बट डॉक्टर साहिबा, जैसे भी आप बात कर रही हैं, प्लेजेस की बात कर रही हैं, तो डिस्पाइट प्लेजेस द प्रॉमिस ऑन क्लाइमेट फाइनेंस has not been fulfilled. It's fallen on deaf ears अगर ये कहा जाए। कोई उस पर जो है वो प्लेजेस हो जाती हैं लेकिन आगे से वो कुछ ट्रांसलेट नहीं करती। क्या आपको लगता है कि, मैं ये नहीं कह रही, जो एक इकदाम लिया जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से बड़ा ऐसा इकदाम है और ये लिया भी जाना चाहिए, हमें अपनी आवाज़ उठाते रहना चाहिए, बट हाउ फार डू यू थिंक विल बी सक्सेसफुल इन दैट? देखिए, ये तो एक हकीकत है। 2022 की प्लेजेस देख लें, फ्लड्स के बाद $10.98 बिलियन की प्लेज होती है, और जब हम 2025 जून का डेटा जब हम निकालते हैं तो पता लगता है उन प्लेजेस में से सिर्फ 5% ग्रांट्स थी और बाकी टोटल 27% प्लेजेस अभी तक फुलफिल हो सकी हैं। तो पाकिस्तान को ये वाला केस भी उजागर करना चाहिए वहाँ पे जाके, क्योंकि दुनिया की हिपोक्रेसी ही चल रही है कि दुनिया जब नेटो में जाती है, प्लेज करती है, डिफेंस फाइनेंस अपना बढ़ाती है, पैसे मिलते भी है उसकी मद में, लेकिन क्लाइमेट को शायद वो सिक्योरिटी थ्रेट कंसिडर नहीं करती। जबकि पाकिस्तान जिस खत्ते में मौजूद है, चाहे वो पानी हो या हवा हो, उसको वेपनाइज किया जाता है आपके नेबरिंग कंट्री की तरफ से। तो इस चीज को एज अ सिक्योरिटी थ्रेट भी उजागर करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को लेवल प्लेइंग फील्ड पर आना चाहिए, बताना चाहिए दुनिया को हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना राइट मांग रहे हैं। और अगर दुनिया रेपरेशन नहीं देती तो ये इक्विटेबल डेवलपमेंट या जस्टिस की बात खत्म हो जाती है ना। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी डिसीजन देख लें कि उन्होंने भी कहा है कि अगर किसी मुल्क की वजह से दूसरे मुल्क में क्लाइमेट चेंज की वजह से तबाही हो रही है तो आप उसको सू कर सकते हैं, ये अब आपका फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे बात आ जाती है, यानी डू और डाई वाली बात है कि आपको करना पड़ेगा। आप रीजनल जो है वो सॉलिडारिटी की तरफ आइए, डिप्लोमेसी बढ़ाइए, चाहे वो स्मॉग पे है, चाहे वो वाटर पे है, और जो मुल्क शामिल नहीं होता उसको ना शामिल कीजिए, लेकिन इस चीज पे आपको एक पूरे प्रॉपर प्लान के साथ जाना चाहिए। मुझे लग रहा है पंजाब हुकूमत का प्लान बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान का केस जिस तरह से उजागर करने की जरूरत है वो वहाँ पे सीएम पंजाब कर लेंगी तो हमारे लिए बहुत फायदा। और जो मीटिंग्स उनकी प्लान है वहाँ पे डिफरेंट डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ, आई एम श्योर कि सब नेशनल लेवल पे क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर आना भी पॉसिबिलिटी बन जाएगा। लेकिन हाँ, MNE फ्रेमवर्क और अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क हमें बनाना बहुत जरूरी है ताकि हम दुनिया को बता सकें कि जो प्लेजेस वो करते हैं, वो जो पैसे आते हैं वो पाकिस्तान कहाँ कहाँ स्पेंड कर रहा है। ठीक। अच्छा बड़े साहब, आपको क्या लगता है कि किस हद तक जो है ये बड़ा एक अच्छा इकदाम है हुकूमत पंजाब ने जो है, और मेरा ख्याल है पहली दफ़ा सूबाई लेवल पे जो है ये इस तरह का इकदाम जो है वो लिया गया है, और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो प्रोविंस में बहुत सारी जो इनिशिएटिव्स भी हैं इस तरह के, आई मीन इस दफ़ा अगर आप देखें सफाई सुथराई का निज़ाम देखें तो पूरे पंजाब में इट इज़ रिमार्केबल। मतलब आप देखें जिस तरह वो कंपनी सारी काम कर रही हैं, जिस तरह उनको अकाउंटेबल जो है ठहराया जा रहा है, सो इट इज़ रिमार्केबल। हैविंग सेड दैट, ये तो हमारे साइड पे हमारे इनिशिएटिव्स हैं, हम अपने ये इनिशिएटिव्स जाके शोकेस कर सकते हैं। बट जो प्लेजेस की बात हो रही थी, क्योंकि ये बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग एक इशू है, प्लेजेस हो जाती हैं, दे डू नॉट ट्रांसलेट।
आपको लगता है कि हम उस तरह अपने लिए एक हम आवाज़ उस तरह उठा सकेंगे which will actually translate into something meaningful? देखिए, इट डिपेंड्स कि हाउ वी प्रिपेयर अ केस। जाके खास तौर पे 22 फ्लड्स की जैसे मेरी बहन ने बात की है, we have to tell the world what pledges were made, what we got, and how much we have suffered. And as a result of that, 2025 में जो हमारे साथ अभी floods हुए हैं, because of environment change, climate change की what has suffered, how much we have done for losses loss की तरफ गए हैं, और ये भी बताएं कि जो पैसा मिला था हमने कितना जुडिशियल तरीके से क्या इस्तेमाल किया, उसकी कोई वीडियो ऑडियो घर बनाए, क्या किए, कैसे हमने कोई पानी का बंदोबस्त किया, छोटे स्मॉल रिजर्वायर बनाए, व्हाटएवर वी हैव डन इट। अफॉरेस्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी अगर आप ये हम बताएं कि देखिए हमने इतने बिलियन ऑफ ट्रीज लगाए हैं और फलां जगह पे लगाए हैं, जो खास तौर पे कश्मीर में इतना कट रहा है, जरा नॉर्दर्न रीजन में कट रहा है, आपका पंजाब में कट रहे हैं, कितना हमने अफॉरेस्टेशन किए, ये सेल्फ इनर साइड से हम देखेंगे व्हाट वी हैव डन इट। और ये जरूरी चीजें करने के लिए ई मोबिलिटी की बात बिल्कुल ठीक है, आप उसके बाद और चीजों पे जा रहे हैं, ठीक है, स्मोक को भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, बट व्हाट इज हैपनिंग, ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये आपकी बात ठीक है, 1% टोटल हम इससे भी कम हम करते हैं इसमें इस्तेमाल, 0.9%। लेकिन आप जाके देखें कि कितना हम फर्क पड़ता है। तो ये अगर हम अपना केस प्रॉपर करेंगे देन वी कैन विन द डे, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट। उनको ये इंप्रेशन हमारे मुल्क का खराब हुआ है, जो कि हम बताएं कि व्हाट वी गॉट, हाउ वी स्पेंड इट जुडिशली, और व्हाट इज नीडेड बिकॉज ऑफ जो प्लेजेस हम सफर कर रहे हैं। आई थिंक इसके ऊपर भी बेहतर हालात होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अभी एक और चीज़ जिस पे एम्फेसिस कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं वही कह रहे हैं कि बजाय इसके कि जी हम लोन्स मांग रहे हैं, हमें ग्रांट्स की तरफ जो है वो जाना चाहिए। अगेन इसमें भी वही बात आ जाती है कि क्लाइमेट जस्टिस वाली, और दुनिया को बावर कराना है कि जी हमारा इस पे जो है, हमारा इसमें किरदार कुछ नहीं है और हम वी आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ इट। आपको लगता है कि ग्रांट बेस्ड जो ये बात की जा रही है, इस पे कोई पेशरफ्त हो सकेगी? बात ये है कि हमें लोन्स नहीं चाहिए, हमें जो है अभी देखिए दुनिया की हिपोक्रेसी देखिए, पाकिस्तान में सैलाब आए, ठीक है, दुनिया में किसने कितनी हेल्प कर दी, वी डिड नॉट इवन रिसीव पीनट्स या क्रम्स भी आप नहीं कह सकते, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी नहीं रिसीव हुआ। तो अभी बात यह है कि हम अब पहले ही अंडर डेट कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जितने भी, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, और भी ममालिक जो सफर कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट से, उनका ये इशू चल रहा है कि वो डेट ट्रैप में है। बात ये कि फाइनेंसिंग की तरफ आए, जिसमें ये डेट फॉर नेचर स्वाप्स है, ब्लेंडेड फाइनेंस है, बहुत सारे मैकेनिज्म है। हमें ग्रांट्स चाहिए, हमें लोन नहीं चाहिए, हमें आपकी एड नहीं, हमें हमारा रेपरेशंस चाहिए। तो जी मुझे लगता है अभी तक जो पाकिस्तान का केस सबसे बेहतरीन प्रेजेंट हुआ था वो 2022 में, वो जो COP 27 जो शर्म एल शेख में हुई थी तब हुआ था, और उसके बाद वो भी फॉर्मर क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर शहरी रहमान साहिबा ने किया था। मुझे लगता है कि उसके बाद अभी क्योंकि CM वहाँ पर मौजूद है तो वो एक अच्छा केस प्रेजेंट कर सकती है, क्योंकि हम लोग बीइंग एन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, एक टर्म होती है इको फेमिनिज्म, जिसका मतलब ये है कि खवातीन एनवायरमेंट को जितना ज़्यादा क्लोजली वो करती हैं परसीव, उतना ज़्यादा मेन परसीव नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि वहाँ उनकी रिप्रेजेंटेशन से पाकिस्तान के केस की प्रोजेक्शन बहुत अच्छे से हो सकती है। तो आई एम होपफुल, लेकिन हाँ अगर हमने ये मौका भी गवा दिया तो फिर उसके बाद हमारे पाकिस्तान में कहीं पे भी हम लोग प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें वो ग्रांट फाइनेंसिंग तो छोड़ दें, हमारे अपने वसाइल इतने नहीं कि हम ओवरकम कर सके। 30 साल पीछे हम चले गए डेवलपमेंट में, फिर आपका डोमेस्टिक फाइनेंस भी उस तरह से मोबिलाइज नहीं हुआ। तो ठीक है, हमें घर पे भी बहुत चीजें। आई इंटरजेक्ट हियर, बिल्कुल आपने ये बात सही की, पहले भी शहरी रहमान साहिबा थी और अभी भी जिस तरह एज अ वुमन प्रेजेंटिंग एक सॉफ्ट इमेज जो है वो आई एग्री विद दैट। लेकिन हमारे यहाँ पे भी, ये तो दुनिया से तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी अगर आप देखा जाए तो क्लाइमेट को किस हद तक जो है वो नेशनल लेवल पे जो है वो सीरियसली लिया जा रहा है, मेरा ख्याल है वहाँ पे भी शायद बहुत ज़्यादा कोई रिविजिट करने की जो है वो ज़रूरत है, क्योंकि बजट ही इस दफ़ा जो है वो 3.5 से 2.7 पे जो है वो बिलियन पे जो है वो उसको कट जो है वो कर दिया गया है। तो यहाँ पे भी बहुत सीरियस ज़रूरत है कि ये भी हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है।
देखिए वो तो बिल्कुल आप नेशनल लेवल पे जब तक क्लाइमेट को सीरियस ले, अब देखिए 2022 से 25 तक हमने क्या सीखा? हमने अभी तक ये नहीं सीखा कि फ्लड प्लेन एनक्रोचमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए, सैलाब आता है, दरियाओं के कटाव नहीं होना चाहिए, जंगलात बिल्कुल। नहीं कटने चाहिए। तो ये सारी चीजें बिल्कुल नेशनल लेवल पे स्ट्रिक्टली इन्फोर्स होनी चाहिए। जब तक क्लाइमेट आपकी डेवलपमेंट प्रायोरिटी नहीं बनेगा तब तक हम इसी तरह सफर करते रहेंगे। लेकिन मजीद कितना सफर करना है? इस साल उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फौरी तौर पे जो है क्लाइमेट इमरजेंसी का निफाज किया, एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगी, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। लेकिन अगर अभी भी हम लोग अगले सैलाब का इंतजार करते रहेंगे तो हमारे यंगस्टर्स मुल्क छोड़ के जाते बिल्कुल रहेंगे, जी। ब्रेन ड्रेन होता रहेगा और हम सफर डॉक्टर करते साहब रहेंगे। टू चेक देयर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया और ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। आखिर में यही कहेंगे कि द टाइम इज़ नाउ। अगर ये मौका हमने गंवा दिया, और जिस तरह भी डॉक्टर साहब बात कर रही हैं कि इस मुल्क में जिस तरह होता है कि जब तक आफत सर पर नहीं आती तो शायद हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं और उसका सदेबाब करने का हम उसकी मिटिगेशन की तरफ नहीं जाते, तो फिर डिज़ास्टर इससे ज़्यादा होगा, डैमेज इससे ज़्यादा होगा। ऑन दैट नोट विल एंड टुडेज प्रोग्राम। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।